दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर यूपी एनएचएम का जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो आज अपन सोल्व करेंगे ऑफिशियल आंसर की के साथ में, जो कि आपकी ऑल सीएचओ और एनएचएम की जितनी भी स्टाफ नर्स और सीएचओ की एग्ज़ाम होती है उन सब के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको आइडिया लगेगा कि यूपी एनएचएम के अंदर कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों साथ में ही हम आपके लिए यूपी एनएचएम और सीएचओ के लिए इसके सिलेबस के आधार पर टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं। इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको टोटल 10 टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। साथ में ही आपको इस टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करने पर पीडियाट्रिक, ओबीजी और कम्युनिटी के जो गोल्डन पॉइंट्स हैं उनकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। साथ में ही यूपी एनएचएम से रिलेटेड 25 यूट्यूब वीडियो बिल्कुल फ्री में आपको दिए जाएंगे। दोस्तों अभी इस टेस्ट सीरीज़ में स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। ये टेस्ट सीरीज़ की प्राइस 251 रखी गई है, लेकिन आप इसको लास्ट डेट से पहले परचेज करते हैं तो 198 रुपीज़ के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। परचेज करने के लिए आप जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9024307738, इस नंबर पे आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपको इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। किसी प्रकार का यदि डाउट है टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग तो आप इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नर्सिंग वैकेंसीज़ की अपडेट और एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज पे जो क्लासेज आती हैं उन सभी के अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में अपने यूपी एनएचएम के इस पेपर के टोटल 40 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, जिसके अंदर अपन ने मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग के 8 क्वेश्चंस, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के 8 क्वेश्चंस, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के 8 क्वेश्चंस, इसके साथ ही मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के 8 क्वेश्चंस, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एनवायरमेंटल हाइजीन के टोटल 8 क्वेश्चंस। इस प्रकार से टोटल 40 क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए थे पिछले वीडियो के अंदर। यहाँ तक अपन ने पिछले वीडियो में सोल्व कर लिए थे। आज जो रिमेनिंग है उनको अपन सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन अपना जो रहने वाला है वो है बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके बाद में जितने भी रिमेनिंग सेक्शन है उनको अपन सोल्व करते जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चंस यूपी एनएचएम एंड सीएचओ की जो एग्ज़ाम होती है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। इस वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि आपको पता चल सके कि आखिर यूपी एनएचएम और जो सीएचओ की एग्ज़ाम होती है उसमें किस प्रकार के, किस लेवल के जो है क्वेश्चंस आप लोग से पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन अपना है बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था द क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व इन ऑल द स्वेलोविंग एंड गैग रिफ्लेक्स इज आर। यानी आपको बताना था कि कौन सी जो क्रेनियल नर्व है जो कि स्वेलोविंग और गैग रिफ्लेक्स के लिए जिम्मेदार होती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। कौन सी नर्व? ग्लोसोफेरेंजियल जो नर्व है वो स्वेलोइंग और गैग रिफ्लेक्स के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था नॉर्मल पैक्ड सेल वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली, यानी जो नॉर्मल पीसीवी है वो कितना होता है अप्रोक्सीमेटली। तो कितना होता है दोस्तों? 45%। कितना होता है? 45%। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यानी यहाँ पे आपको बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यानी आपको यहाँ पे जो टर्म दी गई है 4 टर्म, उसमें से आपको बताना था कि जो कि अच्छे से डिस्क्राइब करती है कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ऑब्जर्वेबल हो, यानी जिसको आप देख सकते हैं, जिनको ऑब्जर्व कर सकते हैं उन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसको बेस्ट डिस्क्राइब करने के लिए वो टर्म कौन सी होती है। तो दोस्तों उसको अपन क्या कहते हैं? अपीयरेंस। जैसे अपन बोलते हैं क्या इसकी अपीयरेंस ऐसी है वैसी है, तो अपीयरेंस का मतलब हो गया कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसको अपन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, कैसा वो दिख रहा है, क्या है उसके अंदर, वो सब जो है किस में आएगा? अपीयरेंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 द पी वेव ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यानी ईसीजी के अंदर जो पी वेव है एसोसिएटेड विथ, यानी आपकी जो आपने देखा होगा ईसीजी के अंदर PQRST। ठीक है,
तो ये जो है उसमें से आपको बताएं, जो पी वेव है, पी वाली जो वेव है वो ईसीजी के अंदर किससे रिलेटेड होती है? तो ये किससे होती है दोस्तों? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियल मसल्स टिश्यू। यानी दोस्तों जो एट्रियल मसल टिश्यू है उनका डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो जो पी वेव है इसको इंडिकेट करती है कि जो एट्रियल है अपना, जैसे एट्रियम और जो वेंट्रिकल है, तो जो एट्रियल मसल्स टिश्यू है उसका डीपोलराइजेशन हो रहा है, ये मतलब होता है पी वेव का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ ब्लड। यानी आप में यहाँ से बताना था कि ब्लड का कंपोनेंट कौन सा है। तो आप सब जानते ही हैं कि ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो ब्लड का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द हेमेचूरिया करेक्टली। यानी आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें से आपको बताना था कि हेमेचूरिया की जो टर्म है उसको डिस्क्राइब कौन सा कर रहा है। हेमेचूरिया का मतलब होता है कि दोस्तों ब्लड इन दी यूरिन, ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं आप ब्लड नहीं आया तो आप देख सकते हैं कि ब्लड के अंदर आपकी जो ब्लड सेल्स और साथ में जो प्लाज्मा होता है। तो हेमेचूरिया का जो मीनिंग होता है वो होता है कि यूरिन के अंदर, यानी यूरिन के साथ में ब्लड आ रहा है या फिर आरबीसी है, तो उसको अपन उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? हेमेचूरिया। ब्लड इन द यूरिन या फिर अपन कह सकते हैं आरबीसी इन दी यूरिन। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इन ह्यूमन इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा जो जॉइंट है वो फ्रीली मूवमेंट हो सकता है जिसमें। तो वो है दोस्तों बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट। कौन सा जॉइंट? बॉल एंड सॉकेट टाइप का जो जॉइंट है उसको फ्री मूवेबल जॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट एड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर। यानी आपको यहाँ पे बताना था कि दोस्तों वो कौन सी स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन की जो कि क्या कर रही है? ऐड कर रही है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का जो न्यूट्रिएंट्स अपन जो खाना खाते हैं वहाँ से, उस खाने से न्यूट्रिएंट्स हैं उनको जो एब्जॉर्प्शन करने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर करती है? तो कौन सी करती है दोस्तों? विल्लाई, ठीक है, विल्लाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो न्यूट्रिशन से पूछे गए थे। न्यूट्रिशन से रिलेटेड कौन कौन से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए थे आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे। माल न्यूट्रिशन इन ओल्डर एडल्ट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। यानी जो माल न्यूट्रिशन है ओल्डर एडल्ट, यानी जो ओल्डर एडल्ट है उसके अंदर कौन सी जो फैक्टर है वो कि माल न्यूट्रिशन का कारण होता है? तो वो है दोस्तों प्रॉब्लम विथ च्यूइंग एंड स्वेलोइंग। ओल्डर एडल्ट यानी जो मतलब बूढ़े लोग हैं, जो एज हो गई है जिनकी, तो एज होने के साथ साथ क्या होता है दोस्तों कि नॉर्मली उनके जो टीथ है या जो दांत है वो गिर जाते हैं या फिर टूट जाते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर खाना जो होता है, भोजन होता है, उसको चबा नहीं पाते हैं, उसका चिविंग नहीं हो पाती है, स्वेलो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर मात्रा में हो नहीं पाता है, और जिसकी वजह से उनके जो ओल्डर एडल्ट वाले पेशेंट्स हैं उनमें माल न्यूट्रिशन की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो आपको यहाँ पे बताना था कि कौन सा फैक्टर जो है ओल्डर एडल्ट के अंदर माल न्यूट्रिशन का कारण होता है। तो प्रॉब्लम विथ च्यूइंग एंड स्वेलोइंग, यानी चबाने में और निगलने में प्रॉब्लम होने की वजह से ऐसे पेशेंट्स के अंदर, जो एजेड पेशेंट होते हैं, उसके अंदर माल न्यूट्रिशन की शिकायत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम वजन वाले रोगियों के निदान में उनके BMI का आकलन शामिल है। निम्न में से कौन सा BMI मान लगातार कम वजन वाले रोगी में कुपोषण के जोखिम को दर्शाता है? यहाँ पे आपको बताना था दोस्तों कि जिसे अपन BMI मानते हैं ना, BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स, जिसके अंदर अपन कैसे चेक करते हैं कि आपका जो वेट है, वेट डिवाइडेड बाई हाइट स्क्वायर, यानी वेट को अपन हाइट स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो आपका BMI आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना था कि जो BMI के अनुसार अपन चेक करते हैं कि भाई आदमी माल न्यूट्रिशन में है कि या ओबेज है, क्या है। तो नॉर्मली क्या होता है कि 18.5 से लेकर के जो इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, उस नॉर्मल वैल्यू से यदि कम हो गया है, जैसे कि 18 से कम हो गया है, तो उस कंडीशन में अपन उसको क्या कहेंगे? कुपोषण का शिकार है या फिर उसके अंदर माल न्यूट्रिशन की कंडीशन प्रेजेंट है। तो दोस्तों नॉर्मल जो BMI होती है वो होती है आपकी 18.5 से लेकर के 24.1
9। ठीक है, इस रेंज में यदि BMI है तो दिस इज़ नॉर्मल वेट। यदि इससे ज़्यादा है तो ओबेज की श्रेणी में आ गया, इससे नीचे है, इससे कम है तो उसको क्या कहेंगे कि ये माल न्यूट्रिशन का पेशेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना था कि कौन सा जो है रिस्क को दर्शाता है, यानी कितना BMI होगा। तो 18.5 से कम BMI है तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, कुपोषण या फिर माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कंसिडर्ड एन ऑप्टिमल HbA1c फॉर यंगर एडल्ट पेशेंट विथ डायबिटीज़ विथ फ्यू कॉम्प्लिकेशंस। यहाँ पे आपको बताना था कि जो HbA1c है, जो यंगर एडल्ट्स हैं पेशेंट्स हैं उनमें डायबिटीज़ विथ फ्यू कॉम्प्लिकेशन या डायबिटीज़ के साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो कितना जो है HbA1c होगा। तो HbA1c यदि 7% से कम है तो उसके अंदर अपन देख सकते हैं कि डायबिटीज़ के साथ कुछ फ्यू कॉम्प्लिकेशन, बहुत कम कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेस देन 7%। दोस्तों CDC की गाइडलाइन के अनुसार जो HbA1c का जो नॉर्मल वैल्यू है वो है बिलो 5.7%। CDC मतलब कि सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ठीक है, उसके अनुसार जो नॉर्मल जो रिजल्ट होता है, नॉर्मल जो वैल्यू होती है HbA1c की, वो होती है कि 5.7% से कम है, इसका मतलब नॉर्मल है। HbA1c क्या होता है दोस्तों, जो ब्लड शुगर है उसको मापने के लिए 3 मंथ की जो शुगर का जो लेवल है ब्लड के अंदर उसको मेज़र करने के लिए काम में लिया जाता है कि कई पेशेंट्स के अंदर कितने दिन से एक आइडिया लग जाता है कि पेशेंट के अंदर लंबे समय से डायबिटीज़ है या फिर अभी अभी हुआ है, तो वो सब उसमें पता चल जाता है। 3 महीने का शुगर लेवल का जो स्टेटस है HbA1c से पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल वैल्यू होती है HbA1c की वो होती है बिलो 5.7%। प्री डायबिटिक स्टेज के अंदर जो ब्लड शुगर है यानी HbA1c का जो लेवल है 5.7 से 6.4% होता है, और डायबिटीज़ की कंडीशन के अंदर उसका HbA1c लेवल 6.5% से या फिर इससे ज़्यादा मिलता है HbA1c का जब आप टेस्ट करवाते हैं उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो HbA1c आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि HbA1c की जो है कितने महीने का जो है इसमें रिकॉर्ड होता है। तो या तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है 3 मंथ आ सकता है, या फिर अपन कह सकते हैं 90 डेज़ तक की जो वैल्यू है उसमें पता चल जाती है कि पिछले 90 दिन से, पिछले 3 महीने से इसका ब्लड शुगर का जो लेवल है कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, बाबूराम ए 75-year-old मैन हैज़ कंप्लेन ऑफ बाउल मूवमेंट्स limited to once or twice a week. Which of the following dietary interventions should be prescribed to manage his constipation? यानी 75 ईयर्स का एक आदमी है बाबूराम के नाम का, जिसके अंदर क्या हो गया है कि कंप्लेन है उसके कि जो बाउल मूवमेंट्स है वो लिमिटेड हो गए हैं वंस और ट्वाइस ए वीक। ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा डाइटरी इंटरवेंशन आप करेंगे, यानी कौन सी उसको डाइट देंगे जिससे कि उसकी जो कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो मैनेज हो जाए। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो ऐसे पेशेंट को आप जो क्या देंगे, इंक्रीज कंजप्शन ऑफ होल ग्रेन्स। ठीक है, क्या करेंगे उसके अंदर, इंक्रीज कंजप्शन ऑफ होल ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस शुड बी गिवन टू ए हार्ट फेलियर पेशेंट्स। यानी जिस पेशेंट के अंदर हार्ट फेलियर है उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, जो उसका जो सोडियम जो इनटेक है उसको अपन क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, सोडियम जो इनटेक है, तो जैसे अपन कहते हैं ना कि नमक कम देना है, साल्ट रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं या फिर रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो वही रिड्यूस सोडियम इनटेक। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर आप क्या रिकमेंडेशन देंगे। तो जब भी ऐसे पेशेंट का आपको ध्यान रखना है कि ऐसे पेशेंट के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, साल्ट का, या तो उसको साल्ट की मात्रा या फिर जो सोडियम की जो मात्रा है उसको रिड्यूस कर देना है इनटेक को, या फिर आप कह सकते हैं कि उसको रिस्ट्रिक्शन कर देना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट इंक्रीज द मोस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। यानी आपको यहाँ बताना था कि इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है मोस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कौन से न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा है जिसकी रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और फाइबर।
तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो आंसर जाएगा वो है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो होती है दोस्तों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी भूमिका निभाता है। इसलिए आपको जो है प्रोटीन का जो कंजप्शन है, फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि उस दौरान जो अंदर जो फीटस है उसका भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उसके लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जब मदर प्रोटीन लेगी तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट बच्चे को भी मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ एनीमिया इन पेशेंट हु कंज्यूम एल्कोहल। यहाँ पे आपको बताना था कि जो पेशेंट्स एल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है उसके अंदर एनीमिया का जो कारण होगा वो कौन सा होगा। तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी ऐसे पेशेंट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी, यानी विटामिन B12 डेफिशिएंसी वाला जो एनीमिया है वो उस पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलेगा। यानी जो एल्कोहल यहाँ पे पूछा क्या गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कौन सा कारण है एनीमिया का जो पेशेंट्स एल्कोहल कंज्यूम करते हैं। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है ऐसे पेशेंट्स के अंदर, जिसकी वजह से उनके अंदर एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रेजिना ए 59 ईयर ओल्ड वोमेन, ठीक है, रेजिना नाम की एक 59 साल की एक जो है ओल्ड वोमेन है, इज़ अंडरगोइंग वीकली कीमोथेरेपी, जो कि साप्ताहिक रूप से कीमोथेरेपी के लिए जाती है आफ्टर अंडरगोइंग ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी, यानी ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी होने के बाद कीमोथेरेपी ले रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशन कैन यू मेक टू मैनेज हर नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी आप कौन सा न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशन करेंगे ताकि उसके अंदर जो नोजिया एंड वोमिटिंग की जो शिकायत है या नोजिया एंड वोमिटिंग ना हो, उसको मैनेज किस प्रकार से किया जाए, कौन सा न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशन आप देंगे। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जब नोजिया एंड वोमिटिंग की जो कंडीशन है तो आपको क्या करना है कि जो भोजन है या फिर जो खाना है आपको उसको स्मॉल अमाउंट में देना है और साथ ही फ्रीक्वेंटली देना है, ठीक है। ईटिंग स्मॉल और मोर फ्रीक्वेंट मील्स, ठीक है, यानी थोड़ी कम मात्रा में लेकिन थोड़े थोड़े अंतराल में जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा देना है और जो मात्रा है उसको कम कर देना है। तो इस वजह से जो है उस पेशेंट के अंदर नोजिया एंड वोमिटिंग की जो अपन नोजिया एंड वोमिटिंग की जो कंडीशन को अपन मैनेज कर सकते हैं। तो ईटिंग स्मॉल एंड मोर फ्रीक्वेंट मील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों फर्स्ट एड से। तो फर्स्ट एड में जो क्वेश्चन पूछा गया था, यू आर ट्रीटिंग ए पर्सन विथ फ्रोस्ट बाइट, विच इज़ द बेस्ट मेथड टू वार्म अप देयर फीट, यानी आपने को जिसके अंदर जिस पर्सन के अंदर फ्रोस्ट बाइट हो गया है उस पर्सन को आप ट्रीटिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर बेस्ट मेथड कौन सा होगा उसके फिट को वार्म अप करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर क्या होगा, सोक इन दी वार्म आफ्टर, ठीक है, सोक इन दी वार्म आफ्टर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बेस्ट मेथड। तो दोस्तों फ्रोस्ट बाइट का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि जो आपकी स्किन और जो टिश्यूज़ हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर आपको जो है ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे उसको वार्म करना होता है, गर्म करना होता है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सोक इन दी वार्म अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन यू एनकाउंटर ए पर्सन who appear to have cardiac arrest, what is the first step you should take to stabilize the person। यहाँ पे क्या पूछा गया है, when you encounter a person who appear to have cardiac arrest, यानी ऐसे पर्सन जो कि इसके अंदर कार्डियक अरेस्ट हुआ है, what is the first step you should to stabilize the person, यानी आप उस पर्सन को स्टेबलाइज करने के लिए पहली स्टेप क्या लेंगे। तो सबसे पहले कार्डियक अरेस्ट में क्या करना होता है, सबसे पहले रेस्पॉन्स चेक करना होता है कि क्या वो रेस्पॉन्स दे पा रहा है। यदि रेस्पॉन्स नहीं है तो आपको चेक करना है, आपकी जो कैरोटिड पल्स है उसको आपको चेक करना है, ठीक है। और यदि कैरोटिड पल्स नहीं है तो आपको जो है कोड ब्लू अनाउंस कर देना है और अपने को जो CPR है वो स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा स्टेप्स होती है कार्डियक अरेस्ट के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेयर ऑन द बॉडी ऑफ एन एडल्ट शुड चेस्ट कंप्रेशन बी डिलीवर्ड, यानी दोस्तों आपको यहाँ पे बताना था कि किसी एडल्ट के अंदर आप जब चेस्ट कंप्रेशन देते हैं
तो वो कहाँ पे देते हैं, तो इन द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट बोन। कहाँ पे दिया जाता है, इन द सेंटर ऑफ ब्रेस्ट बोन, जो आपकी ब्रेस्ट बोन होती है उसके सेंटर में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए फार्मर इन द पेडी फील्ड वाज बाइटन बाय ए venomous snake, which of the following action is टाइम क्रिटिकल। यानी एक फार्मर है इन दी पेडी फील्ड वाज बाइटन बाय द विनोमस स्नेक, यानी एक फार्मर को एक विनोमस जो जहरीला सांप है उसने काट लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज टाइम क्रिटिकल, यानी आप क्या कौन सा एक्शन लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉल मेडिकल इमरजेंसी इमीडिएटली। क्या करना है आपको, इमीडिएटली मेडिकल इमरजेंसी को कॉल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डिक अरेस्ट इन इन्फेंट। यानी इन्फेंट के अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज है कार्डिक अरेस्ट का वो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। यानी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से जो इन्फेंट्स हैं उनमें कार्डिक अरेस्ट देखने को मिलता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो गया कार्डिक अरेस्ट का इन्फेंट के अंदर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है। यानी सांस लेने में उसको दिक्कत आती है धीरे धीरे, और धीरे धीरे उसके अंदर पेशेंट के अंदर कार्डिक अरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। विच इज़ द प्रीफर्ड मेथड टू रिलीव चोकिंग इन इन्फेंट्स। यानी आपको जो है कौन से मेथड के द्वारा इन्फेंट्स के अंदर चोकिंग को रिलीव किया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा, बैक स्लैप, यानी उसकी जो पीठ है उस पर स्लैप किया जाता है, देन चेस्ट को थ्रस्ट किया जाता है। तो बैक स्लैप एंड चेस्ट थ्रस्ट जो मेथड है उसके द्वारा किसी इन्फेंट्स की जो कोई चीज़ से चोक हो गया है उसको रिलीव किया जाता है। और जो एब्डोमिनल जो थ्रस्ट होता है दोस्तों, वो जो बड़े होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, बड़े जो होते हैं उनके अंदर एब्डोमिनल थ्रस्ट दिया जाता है चोकिंग को रिलीव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यू आर द फर्स्ट ऑन सीन एंड द विक्टिम इज अनरेस्पॉन्सिव, पल्सलेस एंड हैज़ वॉमिटेड। यानी आपने एक विक्टिम को देखा जो कि अनरेस्पॉन्सिव हो गया है, जिसके अंदर पल्स नहीं है, जिसको वॉमिटेड हुआ है, जिसको वॉमिटिंग हुई थी। यू डू नॉट फील कंफर्टेबल परफॉर्मिंग माउथ टू माउथ वेंटिलेशन, यानी आप माउथ टू माउथ वेंटिलेशन परफॉर्म करने में असमर्थ है, कंफर्टेबल नहीं है। व्हाट इज़ द बेस्ट अप्रोच, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कंप्रेशन ओनली सीपीआर, ठीक है, आपको कंप्रेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द कंप्रेशन और टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर द वन रेस्क्यूअर सीपीआर फॉर एडल्ट इज। यानी एडल्ट के अंदर एक रेस्क्यू है और एक रेस्क्यूअर है, तो सीपीआर जब अपन किसी एडल्ट का करेंगे तो उसका जो रेशियो रहेगा कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो, तो वो कितना रहेगा दोस्तों, 30 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन, ठीक है, 30/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो पीडियाट्रिक नर्सिंग से नेक्स्ट जो सेक्शन है जिसमें पीडियाट्रिक नर्सिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए 18 month ओल्ड चाइल्ड ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट वाया एम्बुलेंस। यानी 18 महीने का एक चाइल्ड है जिसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है एम्बुलेंस से, आफ्टर एन एक्सीडेंटल इंजेक्शन, यानी उसने एक्सीडेंटली कुछ इंजेस्ट कर लिया है। व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, उसके अंदर आपकी प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगी। तो जैसे ही कोई इंजेक्शन कर लिया है कोई भी चीज़ जो कि आपको, तो उस कंडीशन में करना क्या होता है कि जो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है सबसे पहले आपको इंसर्ट कर देनी होती है, इंसर्ट ए नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है, ताकि जो चीज़ उसने इंजेक्शन की है उसको रिमूव किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड वो हैज़ रिसीव्ड सिग्निफिकेंट पार्शियल थिकनेस बर्न्स टू द लोअर बॉडी, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी असेसमेंट इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर द इंजरी। यानी यहाँ पे क्या बताया गया है दोस्तों, देखिए जब भी अपन बर्न पेशेंट की बात करते हैं तो बर्न पेशेंट के अंदर सबसे जो बढ़िया जो मैनेजमेंट होता है वो आपको फ्लूइड को मेंटेन करना है, फ्लूइड को जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है, पहले जो 24 घंटे के अंदर, ठीक है। तो फ्लूइड बैलेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो फ्लूइड का कितना फ्लूइड अपन देंगे तो पार्कलैंड फार्मूले के माध्यम से आपको देना होता है। तो पार्कलैंड फार्मूला के बारे में आप लोग सब जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो कमेंट करके आप लोग बता देना, अलग से बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबीर ए 7 year old boy who came to the hemophilia treatment center
with an acute knee joint bleed is suspected of having hemoarthrosis. What should be the best position to the immobilize the knee? यानी यहाँ पे आपको बताना है कि एक हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट के लिए एक पेशेंट हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर पे आया है जिसके अंदर जो नी जॉइंट है वहाँ पे ब्लीड हो रहा है और वो सस्पेक्टेड लग रहा है कि उसके अंदर हीम आर्थरोसिस हुआ है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर उस नी को कम से कम या इमोबिलाइज करने के लिए कौन सी बेस्ट पोजीशन रहेगी? तो दोस्तों वो है एट फुल एक्सटेंशन ऑफ नी, यानी जो आपका नी है उसका फुल एक्सटेंशन आपको करना है, एट फुल एक्सटेंशन ऑफ नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए बॉय विथ डचनिन मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज एडमिटेड टू द पीडियाट्रिक यूनिट। ही हैज़ एन इन्फेक्टिव कफ, लंग ऑस्कल्टेशन रिवेल्स, डिमिनिश द ब्रीथ साउंड, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन? यानी एक लड़का आया है जिसके अंदर डचनिन मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, वो पीडियाट्रिक यूनिट के अंदर एडमिट हुआ है और उसके अंदर इनइफेक्टिव कफिंग है, साथ में जो लंग ऑस्कल्टेशन रिवील्स डिमिनिश द ब्रीथ साउंड, यानी जब आपको लंग को ऑस्कल्ट किया तो आपको पता चला कि उसकी जो ब्रीदिंग साउंड है वो क्या है, डिमिनिश है, यानी कम हो गई है। तो उस कंडीशन में आपको प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करना है? तो अप्लाई सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, तो उसका में आपको O2 यानी ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड इन द केयर ऑफ ऑल पीडियाट्रिक पेशेंट्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन? यहाँ पे क्या पूछा गया था कि फॉलोइंग शुड बी यूज इन द केयर ऑफ ऑल पीडियाट्रिक पेशेंट्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन इन्फेक्शन, यानी पीडियाट्रिक यूनिट्स के अंदर जो पीडियाट्रिक जो पेशेंट्स हैं उनमें इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को, उसकी जो रिस्क है उसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या करेंगे? तो दोस्तों उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, जो स्टैंडर्ड जो प्रिकॉशंस है वो आपको लेना है। क्या लेना है? स्टैंडर्ड जो प्रिकॉशन है वो आपको लेना है ताकि इन्फेक्शन का जो ट्रांसमिशन है वो रिड्यूस हो सके, उसकी जो रिस्क है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए चाइल्ड रिसेंटली एडमिटेड विद गुलियन-बेरी सिंड्रोम? यानी एक चाइल्ड के अंदर गुलियन-बेरी सिंड्रोम यानी GBS हो गया है, गुलियन-बेरी सिंड्रोम, उस चाइल्ड के अंदर प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा? तो मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस क्लोजली, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि यदि गुलियन-बेरी सिंड्रोम के अंदर गुलियन-बेरी सिंड्रोम के अंदर होता क्या है कि इसके अंदर जो अपना इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून रेस्पॉन्स है या इम्यून सिस्टम है वो नर्व पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है धीरे धीरे जो इसके अंदर जो है वीकनेस या फिर पैरालिसिस की कंडीशन डेवलप होती है। और इसके अंदर दोस्तों असेंडिंग पैरालिसिस आपको देखने को मिलता है, यानी शुरू के अंदर लेग्स और जो अपने फीट्स है उसके अंदर आपको धीरे धीरे वीकनेस देखने को मिलेगी, फिर धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ आता है, यानी असेंडिंग इसके अंदर पैरालिसिस देखने को मिलता है। यानी आपको जो है उस पेशेंट के अंदर यानी पाँव से शुरू होगा तो ऊपर आते आते थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको मॉनिटर करना है कि उसका रेस्पिरेटरी स्टेटस तो नॉर्मल है, यानी वहाँ तक तो नहीं पहुँच गया है। तो यदि जो रेस्पिरेटरी जो मसल्स है यदि उनका पैरालिसिस या उनकी वीकनेस हो गई तो उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको रेस्पिरेटरी स्टेटस को क्लोजली मॉनिटर करना है। तो सही आंसर क्या होगा? मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस क्लोजली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन ए 10-year-old चाइल्ड इज प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ पीनट एलर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एक्सपेक्टेड एज अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज एलर्जी? यानी दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया कि 10 साल का चाइल्ड है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है जिसको पीनट एलर्जी हुई है, इसमें से कौन सा नॉट एक्सपेक्टेड यानी कौन सा नहीं अर्ली मैनिफेस्टेशन होगा एलर्जी का? तो दोस्तों एलर्जी के अंदर नॉर्मली हाइपरटेंशन नहीं होता है। बाकी आप देखते होंगे जब किसी पेशेंट्स के अंदर या किसी बच्चे के अंदर एलर्जी होती है तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अर्टिकेरिया हो सकता है, विजिंग हो सकती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, यानी वहाँ पे खुजली भी चल सकती है, यानी जिस एरिया में है खुजली हो सकती है वहाँ पे रेडनेस हो सकती है, या फिर अपन देख सकते हैं कि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, विजिंग देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पूछा गया था कि अर्ली मैनिफेस्टेशन कौन सा नहीं होगा, नॉट एक्सपेक्टेड टू एज अर्ली मैनिफेस्टेशन। तो हाइपरटेंशन नॉर्मली स्टार्टिंग में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, इसलिए पूछा क्या गया था कि कौन सा अर्ली मैनिफेस्टेशन एलर्जी के अंदर नहीं देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 8, ए चाइल्ड विथ फ्रैक्चर्ड लेफ्ट फीमर, यानी चाइल्ड है जिसके अंदर लेफ्ट फीमर का फ्रैक्चर हो गया है, हैज़ बीन पुट विथ ए स्केलेटल ट्रैक्शन विथ कंप्रेशन बैंडेज फ्रॉम लास्ट 2 days. Upon assessment, the nurse observed that the left foot is pale with a non-palpable pedal pulse. What is the priority nursing intervention? यहाँ पे क्या पूछा गया दोस्तों, क्या कि जो लेफ्ट फीमर है उसका फ्रैक्चर हो गया है और उसको क्या किया गया, पुट विद स्केलेटल ट्रैक्शन, यानी उस बच्चे के अंदर जो स्केलेटल ट्रैक्शन है वो लगा दिया गया है विद कंप्रेशन बैंडेज, यानी कंप्रेशन बैंडेज के साथ में उस बच्चे के अंदर स्केलेटल ट्रैक्शन को पुट कर दिया गया है फॉर्म लास्ट 2 days, यानी 2 दिन से। अपॉन असेसमेंट, यानी आपने उसका असेसमेंट किया, नर्स के द्वारा ऑब्जर्व किया गया तो देखा कि जो लेफ्ट फुट है वो पीला पड़ गया है और जो उसकी जो पेडल पल्स है वो पाल्पेट नहीं हो रही है। ऐसी कंडीशन में प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा ये आपको बताना है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो ट्रैक्शन है उसको रिलीज कर देना है, एज देयर मे बी टू मच वेट ऑन इट, यानी ट्रैक्शन को रिलीज कर देना है और एज देयर मे बी टू मच वेट ऑन इट, यानी उस पर ज़्यादा वेट हो सकता है तो उसको आप जो है ट्रैक्शन को रिलीज़ करेंगे तो इस प्रॉब्लम जो है उसको सॉर्ट आउट होगा, उसको रिलीफ मिलेगा। तो क्या करना है, ट्रैक्शन को रिलीज करना है और जो डॉक्टर्स है उसके बाद में उसको इन्फॉर्म भी कर देना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा प्रायोरिटी के अंदर, तो प्रायोरिटी के अंदर यही है कि सबसे पहले उसका ट्रैक्शन रिलीज करना है। नेक्स्ट जो पूछा गया था दोस्तों सेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन वार्ड मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ए मॉडल ऑफ केयर इन विच द नर्स अज्यूम फुल अकाउंटेबिलिटी फॉर केयर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पेशेंट्स इज। यहाँ पे क्या है, ए मॉडल ऑफ केयर इन विच द नर्स अज्यूम फुल अकाउंटेबिलिटी फॉर केयर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पेशेंट्स, इन पेशेंट्स के ग्रुप की जो केयर कर रही है उसकी जो फुल अकाउंटेबिलिटी है उसको अज्यूम करी नर्स को, तो वो कौन सा मॉडल है, तो वो है दोस्तों टोटल पेशेंट केयर। कौन सा है, टोटल पेशेंट केयर, यानी क्योंकि वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है पेशेंट्स का उसकी केयर कर रही है, उसकी फुल अकाउंटेबिलिटी रिज्यूम कर रही है, तो जो मॉडल है केयर का उसको अपन क्या कहेंगे, टोटल पेशेंट केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ डेज दैट ए पेशेंट रिमेन इन एन ऑक्यूपाइड बेड रेफर्ड टू एज, यानी यहाँ पे क्या पूछा गया था कि एवरेज नंबर ऑफ डेज दैट ए पेशेंट रिमेन इज एन ऑक्यूपाइड बेड रेफर टू, यानी एक बेड पे, एक ऑक्यूपाइड बेड पे यदि पेशेंट नंबर ऑफ डेज के लिए ऑक्यूपाई हुआ है या फिर एडमिट हुआ है तो उसको अपन क्या कहेंगे, तो द एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, यानी एवरेज लेंथ यानी कितने दिनों के लिए रहा, कितने स्टे यानी कितने दिन के लिए वो रुका है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, द एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। Next question, the regulatory council that regulate and develop nursing education in India is headed by, यानी जो रेगुलेटरी जो काउंसिल होती है दैट रेगुलेट एंड डेवलप करती है नर्सिंग एजुकेशन को इंडिया के अंदर, वो किसके द्वारा हेडेड होती है, तो दोस्तों उसको इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो है उसको सारा रेगुलेट किया जाता है, जो भी रेगुलेटरी काउंसिल होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया था कि कौन सी रेगुलेटरी काउंसिल है जो कि नर्सिंग एजुकेशन को रेगुलेट और डेवलप करती है, तो वो किसके द्वारा हेडेड होती है दोस्तों, तो वो होती है इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंडर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, तो उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण, यानी इसको किस प्रकार से उसका निर्धारण किया जाएगा, किस प्रकार के आपको टेक केयर एंड रखरखाव उसका किया जाएगा, तो राष्ट्रीय स्तर पर यानी नेशनल लेवल पर कौन सी एजेंसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो होती है यूजीसी की, यानी यहाँ पे देख सकते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, यूजीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यू आर नर्सिंग सुपरवाइजर and there is a patient that will be going to the operating room for a kidney transplantations, it is ultimate responsibility of to check and ensure that the organ donor and recipient are correct। यानी यहाँ पे पूछा क्या गया है दोस्तों कि आप नर्सिंग सुपरवाइज़र है
और एक पेशेंट जो कि ऑपरेटिंग रूम में जा रहा है किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए, इसके अंदर क्या अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी या कि वो ऑर्गन का डोनर और रेसिपिएंट करेक्ट है या नहीं है उसको चेक करने की, उसको इंश्योर करने के लिए तो जो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी दोस्तों, ये पूछा गया है इसके अंदर। तो जो रजिस्टर जो नर्स है और जो सर्जन है उन दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि चेक करने के लिए, इंश्योर होने के लिए कि जो ऑर्गन डोनर और जो रिसिपिएंट है दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अप्रत्यक्ष लागत स्वास्थ्य देखभाल का एक उदाहरण होगा। अप्रत्यक्ष लागत स्वास्थ्य देखभाल का जो एक एग्जाम्पल है दोस्तों वो है गृह व्यवस्था कर्मचारी। ठीक है, गृह व्यवस्था कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सामूहिक सौदेबाजी का संबंध कर्मचारी संघों और नियोक्ताओं के बीच मौजूद संबंधों से है। निम्नलिखित में से कौन सामूहिक सौदेबाजी की विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, तो उसमें से आपको बताना था कि कौन सा जो है सामूहिक सौदेबाजी की विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो कर्मचारी का जो मूल्यांकन है ये सामूहिक सौदेबाजी की विशेषताओं में शामिल नहीं है। बाकी जो तीनों है वो सामूहिक सौदेबाजी की विशेषताओं में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप कर्मचारी यानी किसी पर्टिकुलर कर्मचारी का इवोल्यूशन कर रहे हैं तो सामूहिक नहीं होगा। सामूहिक मतलब ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो ग्रुप के अंदर कोई पर्टिकुलर कर्मचारी का आप जब मूल्यांकन करेंगे तो वो ग्रुप का मूल्यांकन नहीं हुआ। और यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा जो है सामूहिक सौदेबाजी की विशेषताओं में, तो सामूहिक क्या है, पर्टिकुलर एक समूह होगा जिसके बीच में रिलेशंस होंगे, कार्यस्थल पर क्या है उसका पूरा लचीला है, क्या है फ्लेक्सिबल, तो ये सब इसको देखने को होता है, उसकी विशेषताएं होती हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया कि कौन सा जो है सामूहिक सौदेबाजी की विशेषता यानी फीचर्स के अंदर शामिल नहीं होता है, तो एक कर्मचारी का जो मूल्यांकन करना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नर्सिंग देखभाल का मॉडल एक पेशेवर अभ्यास मॉडल का केंद्र है। यहाँ पे कौन सा पूछा गया दोस्तों, रोगी और परिवार। सही आंसर क्या हो जाएगा, रोगी और परिवार। नर्सिंग देखभाल का जो मॉडल है रोगी और परिवार एक पेशेवर अभ्यास मॉडल का केंद्र है। रोगी यानी पेशेंट्स एंड फैमिली। ठीक है, पेशेंट्स एंड फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से, जिसके अंदर टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे गए थे। तो दोस्तों बाकी के जो क्वेश्चंस हैं अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर सोल्व करवाएंगे, जिसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के जो 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे वो अपन वीडियो के यानी इसके पार्ट 3 के अंदर अपन सोल्व करवाएंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम पे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों हम आपको पता ही है कि यूपी एनएचएम एंड सीएचओ के लिए जो टेस्ट सीरीज लाए हैं उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जानकारी वीडियो की स्टार्टिंग में ही दे दी है। जिनको पता नहीं है वो वीडियो की स्टार्टिंग में देख ले। आपको हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई गई है वो टेस्ट सीरीज इसके सिलेबस के अनुसार तैयार की गई है। इसके और साथ में ही आपको इस टेस्ट सीरीज को आप परचेज़ करते हैं तो पीडियाट्रिक कम्युनिटी ओबीजी के साथ में अब आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो गोल्डन पॉइंट्स हैं वो भी मिलेंगे और 25 यूट्यूब वीडियो आपको मिलेंगे जो कि यूपी एनएचएम के अनुसार है। तो ये सब आपको मिलने वाला है इस टेस्ट सीरीज को परचेज करने पर। टेस्ट सीरीज यहाँ पे 10 टेस्ट सीरीज इसके अंदर रखी गई है, जिसके अंदर 1000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस टेस्ट सीरीज को परचेज करने के बाद पीडियाट्रिक कम्युनिटी ओबीजी के और जो एनाटॉमी के गोल्डन पॉइंट से बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। 25 यूट्यूब वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। और इस टेस्ट सीरीज की जो प्राइस है दोस्तों वो है 251, बट यदि आप इस प्राइस इसकी लास्ट डेट से पहले परचेज करते हैं तो ये मात्र 198 रुपीज़ के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और आपको पे कैसे करना है, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, जिस भी माध्यम से आप चलाते हैं उस माध्यम से आप पे कर सकते हैं। इस नंबर पे पे करना है 9024307738। इस नंबर पे जब आप मुझे पेमेंट कर देंगे उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दें। व्हाट्सअप पे जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मैं आपको जो टेस्ट सीरीज है, गोल्डन पॉइंट्स है, जो 25 यूट्यूब वीडियो की लिंक है मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा ताकि आपको
तैयारी करने में काफ़ी हेल्प रहेगी। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपको CHO की तैयारी के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वी का सा निशान दिखाई दे रहा होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दी है 2-3 बुक की, तो उनमें से कोई एक बुक आप परचेज़ कर लें तो उससे आप काफ़ी रहेगी, ठीक है। और उसके साथ में टेस्ट सीरीज आप तैयारी करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद। गाइस सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल बटन को ऑल पर ज़रूर दबाएं। दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को ऑल पर इसलिए प्रेस करना है ताकि हमारे चैनल पे जो आपको तैयारी करवाई जाती है, साथ में जो नर्सिंग वैकेंसीज़ की अपडेट आती है, उन सभी की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर ज़रूर दबा लें।